हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी ने दीपावली के पावन पर्व को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मना लिया होगा। अब बारी आती है कि आप बोर्ड एग्जाम 2025 की तैयारी करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आप सभी को बोर्ड एग्जाम 2025 बिल्कुल अच्छे से कवर करना है, अच्छा स्कोर करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी यानी कक्षा 10 के जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 2025 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, आप सभी के लिए ग्रह विज्ञान विषय का बिल्कुल वायरल मॉडल पेपर लेकर के आ चुका हूं। और यह वायरल मॉडल पेपर मैं आपको पूरा सॉल्व कराऊंगा। जो यहाँ पर खंड जो बा है उसके भी प्रश्नों का आंसर मैं लिखकर लेकर आ चुका हूँ, यानी इनको मैंने प्रिंट करवा दिया है और इनका आंसर मैं आपको एक एक प्रश्न का उत्तर बताऊंगा। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आप सभी के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, 823 ID कोड का मॉडल पेपर है और यहाँ पर 70 अंकों का पेपर का पूर्णांक रहेगा। ये थोड़ा सा इधर प्रिंट हो गया है, जिसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। और यहाँ पर 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर नोट के अंतर्गत आप लोग ध्यान दें। प्रारंभ के 15 मिनट आपको मिलेंगे प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए, यानी जो 3 घंटे 15 मिनट का समय है, इसमें से 15 मिनट आपके पास हैं किस लिए? प्रश्न पत्र यानी पेपर पढ़ने के लिए। चलिए, निर्देश आप लोग जरूर पढ़ें, क्योंकि इन्हीं के अनुसार आपको पेपर को हल करना है। तो यहाँ पर निर्देश है, पहला, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। दूसरा है निर्देश, प्रश्न पत्र के 2 खंड, खंड आ तथा खंड बा हैं। पेपर 2 खंडों में विभक्त है, खंड आ में और खंड बा में। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे अगला निर्देश है, खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिनका उत्तर OMR उत्तर पत्रक पर चिन्हित करना है। मेरे प्यारे बच्चों, जो बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, 20 बहुविकल्पीय प्रश्न, इनका उत्तर आपको OMR शीट में भरना होगा, जिसका नमूना आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, कुछ इस तरह की OMR शीट होगी, जिसमें आपको प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 20 तक का आंसर फिल करना होगा गोला काला करके। और जो आप यहाँ गोला काला करेंगे उसका विवरण यहाँ पर करेंगे। जैसे मान लीजिए पहले प्रश्न के अंतर्गत ए वाला विकल्प आपने भरा, तो यहाँ पर पहले प्रश्न के अंतर्गत ए आप लिख देंगे। इसी तरह से आपको क्रमशः यहाँ पर लिख देना है प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 20 तक। तो मेरे प्यारे बच्चों, इन बहुविकल्पी प्रश्नों का आंसर OMR शीट में देना है। और खंड आ के बाद प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्रक पर ही उत्तर चिन्हित करिएगा। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे ना तो आप काट सकते हैं, ना ही इरेजर का प्रयोग कर सकते हैं, और ना ही आपको व्हाइटनर का प्रयोग करना है। कुछ नहीं करना, विशेष ध्यान दें मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं, कौन सा प्रश्न कितने अंक का है ये भी वर्णन किया गया है। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं और खंड बा में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही आपको करना होगा। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिएगा तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइएगा। जिस प्रश्न का आपको उत्तर नहीं पता है उस पर आप अपना समय बिल्कुल भी नष्ट नहीं करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अब बारी आती है खंड आ के बहुविकल्पी प्रश्नों को पढ़ने की, जिनका आंसर आपको रटना नहीं है। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिन्हें आप रट सकते हैं, अधिकांश प्रश्न ऐसे हैं जिनको आपको समझना है। 2025 बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न 100% आएंगे। बिल्कुल वायरल प्रश्न हैं इस मॉडल पेपर के, आप सभी लोग इनका आंसर जरूर तैयार कर लीजिएगा। चलिए, निर्देश है यहाँ पर, प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 20 बहुविकल्पी हैं। प्रत्येक के 4-4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं। उनमें से सही विकल्प चुनकर OMR शीट में गोले को काला करें। चलिए, पहला प्रश्न है, बजट की
बजट की मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं, यानी हम बजट क्यों करते हैं, बजट क्यों बनाते हैं, इसकी क्या आवश्यकता है। तो भोजन के लिए बजट बनाना आवश्यक है, आवास यानी घर बनाने के लिए या घर खरीदने के लिए बजट बनाना आवश्यक है, वस्त्र खरीदने के लिए भी बजट बनाना आवश्यक है। यहाँ पर राइट आंसर होगा डी वाला ऑप्शन, ये सभी। मेरे प्यारे बच्चों, बजट की मूलभूत आवश्यकताएं भोजन, आवास और वस्त्र हैं। यहाँ पर राइट आंसर होगा ये सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसी शुभ अवसर पर दिया जाने वाला चेक कौन सा चेक कहलाता है। तो जब हम किसी शुभ अवसर पर चेक देते हैं तो उस चेक को क्या कहते हैं, उपहार चेक कहते हैं। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न बिल्कुल तड़कता भड़कता हुआ है। यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, 1 किलोग्राम चावल का दाम 60 रुपये है, तो 4 किलोग्राम चावल का मूल्य क्या होगा। बिल्कुल आसान सा सवाल है। तो 1 किलोग्राम चावल का मूल्य क्या है, 60 रुपये। अब यहाँ पर पूछा गया है 4 किलोग्राम, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 60 को 4 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, 4 सिफड़े सिफड़ यानी 4 का गुणा हम 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, और 4 छंग 24 होता है, 240 आ जाएगा। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही होगा, 240 रुपये होगा। चलिए अगला प्रश्न है, H2O होगा, यहाँ पर मिसप्रिंट है थोड़ा सा। H2O रासायनिक यौगिक या रासायनिक सूत्र है किसका। तो H2O जो है यह जल का रासायनिक सूत्र है। दूसरा यहाँ पर अगला प्रश्न है, हैजा किसके द्वारा फैलता है। तो जब हम दूषित जल पीते हैं या दूषित भोजन करते हैं तो उसके द्वारा क्या हो जाता है, हैजा रोग हो जाता है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, ATS इंजेक्शन बचाव करता है। तो ATS किसका इंजेक्शन है, किसके लिए लगाया जाता है। तो टिटनेस रोग के बचाव के लिए ATS इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है, और इसे टेट बैक भी कहते हैं। प्रश्न में ये आ सकता है कि टेट बैक का इंजेक्शन किसके बचाव के लिए होता है। तो टेटनस रोग हो जाएगा। प्रश्न अगला है, विटामिन सी का उत्तम स्रोत क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, विटामिन सी का उत्तम स्रोत क्या है, यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा, आंवला। आंवला अथवा ब्रैकेट में यहाँ पर होता या ऑप्शन में होता खट्टे फल, तो भी राइट आंसर होता यही। खट्टे फल जो होते हैं इनमें प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाई जाती है, यानी पाया जाता है। अगला प्रश्न है, बजट में आय व्यय का विवरण कितनी अवधि का होता है। तो जब हम बजट बनाते हैं तो कितनी आय हुई है और कितना हमने व्यय यानी खर्च किया है, इसका विवरण करना होता है, लिखना होता है। तो इसकी जो है अवधि कितनी होती है, यानी समय कितना होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ए वाला ऑप्शन सही होगा, 1 माह। चलिए अगला प्रश्न है, एक अनिवार्य यातायात संकेत किस आकृति का है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ए वाला ऑप्शन, वृत्तीय। अगला प्रश्न है यहाँ पर, विश्व शौचालय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 19 नवंबर को, यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा, विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। प्रश्न अगला वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न है, BCG का टीका किस रोग की रोकथाम के लिए लगाया जाता है। तो BCG का टीका लगाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर राइट आंसर होगा बी वाला ऑप्शन, तपेदिक या टीबी, या विकल्प में होता क्षय रोग। इसके इतने नाम हैं, आप लोग याद कर लें, क्योंकि हो सकता है विकल्प में क्षय रोग भी लिखा मिल सकता है। चलिए अगला प्रश्न है, हैजा किस जीवाणु के द्वारा फैलता है। तो हैजा जो होता है यह सी वाला ऑप्शन सही होगा, विब्रियो कालेरा नामक जीवाणु के द्वारा
फैलता है। प्रश्न अगला है, प्रदूषण से बचने के लिए किस प्रकार का ईंधन उत्तम होता है? तो प्रदूषण से बचने के लिए किस प्रकार का ईंधन सबसे अच्छा माना गया है? यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा, गैस, क्योंकि गैस के जलने से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है। बाकी मेरे प्यारे बच्चों, यदि लकड़ी हम जलाते हैं तो भी प्रदूषण होता है, कोयला जलाने से भी प्रदूषण होता है, कंडी जलाने से भी प्रदूषण होता है, लेकिन गैस एक ऐसी चीज है जिसे जलाने से प्रदूषण नहीं होता। अगला प्रश्न है, डेंगू रोग फैलता है तो डेंगू रोग किसके काटने से फैलता है? मच्छर के काटने से। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा। आप देख सकते हैं कितने इजी प्रश्न आ सकते हैं आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 में। और यदि आप चैनल के साथ बने रहेंगे, जुड़े रहेंगे, तो मैं वादा करता हूं कि 70 में 65 प्लस आप जरूर करके आएंगे गृह विज्ञान के पेपर में। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, वस्त्र काटने से पहले कपड़े पर किससे निशान लगाना चाहिए? तो मिल्टन चाक से यदि हम वस्त्र काटने से पहले यानी वस्त्रों की सिलाई करने से पहले उनकी नाप ली जाती है और निशान लगाया जाता है। किस लिए? ताकि वहां से हमें वस्त्र काटना है, क्योंकि वहीं से हमको वस्त्र काटना होता है जहां पर हम निशान लगाते हैं। और निशान किससे लगाते हैं? मिल्टन चाक से। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, भोजन पकाने में किसका प्रयोग हानिकारक होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, भोजन पकाने में यदि हम सोडा का प्रयोग करते हैं तो क्या होगा? ये हमारे लिए हानिकारक होता है। अगला है प्रश्न, रोगी का भोजन होना चाहिए। तो यदि कोई व्यक्ति है जो रोगी है तो उसका भोजन ऐसा होना चाहिए जिसे वह आसानी से पचा सके। जो आप यहाँ पर राइट आंसर होगा, यहाँ पर सी वाला ऑप्शन, सुपाच्य होना चाहिए। रोगी का भोजन कैसा होना चाहिए? सुपाच्य, यानी पचाने योग्य होना चाहिए, पचने योग्य होना चाहिए। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, मोच आने पर निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं? तो यदि हमें या किसी को मोच आ गई है तो किसका प्रयोग करते हैं? यहाँ पर राइट आंसर होगा सी वाला ऑप्शन, आयोडेक्स का। प्रश्न अगला है, मानव शरीर में फेफड़ों की संख्या कितनी होती है? बिल्कुल आसान प्रश्न है और बिल्कुल आसान उत्तर है। हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में कितने फेफड़े हैं। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही होगा, 2। प्रश्न अगला आप देखेंगे खंड बा के अंतर्गत। उसके पहले यहाँ पर निर्देश है मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न संख्या 21 से 26 अति लघुत्तरीय हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम आपको 25 शब्दों में लिखना है। तो चलिए यहाँ पर पहला प्रश्न है, यानी प्रश्न संख्या 21 है, जल की उपयोगिता लिखिए। ये सभी प्रश्न आप लोग तैयार कर लेना, 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। चलिए, ये जो प्रश्न आएंगे अति लघुत्तरी, प्रत्येक प्रश्न होगा 2 नंबर का। मेरे प्यारे बच्चों, चलिए इसका जो है उत्तर क्या होगा? जल की उपयोगिता लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्नोत्तर संख्या 21 आप लोग ध्यान दें। यहाँ पर जल शरीर निर्माण, जल जो होता है यानी पानी जो होता है हमारा शरीर, हमारे शरीर का निर्माण करता है। और साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों, अस्तित्व बनाए रखने, पाचन क्रिया को बनाए रखने के लिए, शारीरिक विकारों को निष्कासित करने, शारीरिक तापक्रम समान बनाए रखने, रक्त को तरल बनाए रखने के अतिरिक्त दैनिक कार्यों एवं सामुदायिक कार्यों में जल उपयोगी होता है। तो बिल्कुल आसान सा उत्तर है मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण के 2 कारण बताइए। तो ध्वनि प्रदूषण के 2 कारण कौन कौन से हैं? पहला यहाँ पर कारण है परिवहन के साधन जिनके द्वारा ध्वनि प्रदूषण होता है। मशीनें, विस्फोटक पदार्थ, रेडियो, टीवी और कैसेट, ये सभी जो हैं ध्वनि प्रदूषण के कारण हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1 मीटर कपड़े का दाम 56 रुपये है।
तो 1.5 मीटर कपड़े का दाम बताइए। मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो है उत्तर इस तरह से हो जाएगा। प्रश्नोत्तर संख्या 23, 1 मीटर कपड़े का दाम, क्योंकि ये सवाल है इसलिए हल लिखना है आपको। 1 मीटर कपड़े का दाम 56 रुपये है, तो 1.5 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, 56 गुणे 1.5 कर लें, यानी 1.5 बराबर क्या आएगा? 84 रुपये यहाँ पर आ जाएगा राइट आंसर। बिल्कुल इजी सवाल आते हैं बोर्ड एग्जाम में गृह विज्ञान की, तो आप सभी लोग प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल आसानी से सीख जाओगे यदि आपको नहीं पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, भोजन विषाक्त क्यों हो जाता है? भोजन क्यों विषाक्त हो जाता है? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, भोजन क्यों विषाक्त हो जाता है। चलिए प्रश्नोत्तर संख्या 24, जिसका उत्तर इस प्रकार से आपको लिखना है। भोजन के अंदर उपस्थित ऐसे पदार्थ जो व्यक्ति के शरीर में जाने के बाद विषैला प्रभाव उत्पन्न करते हैं, इन्हें विषाक्त भोजन कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? विषाक्त भोजन कहते हैं। भोजन बनाने एवं उसका संरक्षण करने में त्रुटियों एवं असावधानियों के कारण भोजन क्या हो जाता है? विषाक्त हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, ये कारण हैं भोजन विषाक्त हो जाने के। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है प्रश्न संख्या 25, सिलाई किट की उपयोगिता लिखिए। यानी सिलाई किट की क्या उपयोगिता है? तो चलिए बिल्कुल आसान सा उत्तर है। प्रश्नोत्तर संख्या 25 आप लोग ध्यान दें, सिलाई किट में सिलाई एवं कटाई के सभी आवश्यक उपकरण एक थैली अथवा डिब्बे में एक उपयुक्त स्थान पर रखे होते हैं और सिलाई करते समय सहज उपलब्ध हो जाते हैं। यानी जब हम इनकी आवश्यकता समझते हैं तो सिलाई करते समय हमें ये आसानी से उपलब्ध भी हो जाते हैं। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, ड्राफ्टिंग का महत्व बताइए। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग जरूर तैयार कर लेना इसका उत्तर। तो चलिए इसका उत्तर क्या होगा? प्रश्नोत्तर संख्या 26 मेरे प्यारे बच्चों, ड्राफ्टिंग का आशय है वस्त्र सिलने से पहले उसका खाका वस्त्र पर बना लेना। ऐसा कर लेने से वस्त्र सही नाप के अनुसार बनता है तथा पहनने वाले के शरीर पर शोभित भी होता है। यानी वस्त्र बनने से पहले उसका खाका बनाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? ड्राफ्टिंग कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग। आगे आप देखेंगे लघुत्तरीय प्रश्न निर्देश है। यहाँ पर प्रश्न संख्या 27 से 31 तक लघुत्तरीय हैं। इनके उत्तर आपको अधिकतम 50 शब्दों के अंतर्गत लिखना है और प्रत्येक प्रश्न आएगा 4 नंबर का। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रश्न है, जीवन बीमा कराने से क्या लाभ हैं? तो चलिए इसका उत्तर आपको कैसे लिखना है, आप लोग यहाँ पर ध्यान दें। प्रश्नोत्तर संख्या 27 का उत्तर आप लोग ध्यान दें। यहाँ पर जीवन बीमा योजना सामाजिक सुरक्षा की एक अच्छी योजना है। इसमें प्रीमियम के रूप में मासिक, त्रैमासिक, छमाही अथवा वार्षिक आधार पर निश्चित धनराशि जमा की जाती है। पॉलिसी की अवधि समाप्ति के बाद एक निश्चित समय में जमा धनराशि पर निश्चित लाभांश तथा बोनस की धनराशि प्राप्त होती है। यदि किसी पॉलिसी धारक की बीच में मृत्यु हो जाती है तो उसके उत्तराधिकारी को पॉलिसी की वह पूरी रकम मिल जाती है जो कि पॉलिसी धारक को पॉलिसी पूरी होने पर दी जाती है। यानी पॉलिसी जिसकी बनी हुई है, यदि उसकी मृत्यु हो गई तो उसकी जो है धनराशि जो होगी पॉलिसी धारक की धनराशि को उसके घर वालों को मिलेगी। कहने का अर्थ ये है। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग आगे ध्यान दें, जीवन बीमा योजना परिवार को आर्थिक संरक्षण देने की एक उत्तम योजना है। चलिए बीमे से लाभ कौन कौन से हैं। पहला लाभ है बीमा धारक की मृत्यु के बाद उसके परिवार को आर्थिक संरक्षण मिलता है। दूसरा लाभ है कि वृद्धावस्था में बचत के धन से आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। तीसरा लाभ है इसे अनिवार्य
बचत भी होती है, यानी इससे होगा यहाँ पर, इससे अनिवार्य बचत भी होती है। और बीमे की राशि कर मुक्त होती है, यानी इसमें किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगता। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दें, यहाँ पर अगला प्रश्न है। प्रश्न संख्या यहाँ पर 27 का अथवा है, वृक्षारोपण से क्या लाभ हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्नोत्तर संख्या 27 का उत्तर क्या होगा, यानी 27 का अथवा जो है इसका उत्तर क्या होगा। वृक्षारोपण से निम्नलिखित लाभ हैं। पहला लाभ क्या है, वृक्षों से हमें लकड़ियां प्राप्त होती हैं। यहाँ पर होगा क्या, लकड़ियां होगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, लड़कियां लिखा है, आप लोग जो है मैनेज कर लेंगे। वृक्षों से हमें क्या प्राप्त होती हैं, लकड़ियां प्राप्त होती हैं, जो मकान बनाने एवं फर्नीचर के काम में आती हैं। दूसरा लाभ है, वन पर्यावरण को नियंत्रित रखते हैं। तीसरा लाभ है, वनों से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है, जो मानव के लिए अनिवार्य है। मेरे प्यारे बच्चों, चौथा लाभ है, वनों के होने से, यानी वनों से हमें जो है क्या मिलता है, मृदा अपरदन नहीं होता, यानी वनों के होने से मृदा अपरदन की प्रक्रिया भी कम होती रहती है। वनों के होने से वर्षा अच्छी होती है और सूखे की संभावना भी कम होती है। और वनों से हमें फल एवं अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां भी प्राप्त होती रहती हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग ध्यान दें, वीडियो को लाइक भी करना है आप सभी को, और इन सभी प्रश्नों का आंसर भी तैयार करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है यहाँ पर, पेचिश और अतिसार में क्या अंतर है। चलिए इसका उत्तर क्या होगा, प्रश्नोत्तर संख्या 28 आप लोग ध्यान दें। पेचिश और अतिसार में अंतर। सामान्यतः क्या होता है, अतिसार कारण अपच होता है, यानी अतिसार का होगा यहाँ पर, अतिसार का कारण अपच होता है। इससे भिन्न पेचिश की उत्पत्ति का मुख्य कारण कुछ जीवाणुओं का संक्रमण होता है। कभी कभी पेचिश में शौच के माध्यम से आव, श्लेष्मा तथा रक्तस्राव भी हो जाता है। जहाँ तक अतिसार का प्रश्न है, उसमें इस प्रकार के कोई लक्षण प्रकट नहीं होते। अतिसार की दशा में प्रायः बच्चों को अधिक संख्या में तथा पतले दस्त होते हैं, जिससे बच्चा प्रायः कमजोर होने लगता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, पेचिश और अतिसार में अंतर आपने अच्छे से समझ लिया। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, आप लोग ध्यान दें। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर है, आप लोग ध्यान दें, बजट का क्या अर्थ है। पारिवारिक बजट बनाने के 4 लाभ लिखें। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, मैं यहाँ पर प्रश्न लिख रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। चेचक या बड़ी माता क्या है, चेचक, चेचक या बड़ी माता क्या है, और इसका जो है कारण क्या है, चेचक के कारण क्या हैं, और मेरे प्यारे बच्चों रोग के लक्षण क्या हैं, चेचक के लक्षण क्या हैं, इस तरह का प्रश्न होना चाहिए था। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। तो चलिए इसका उत्तर आप लोग ध्यान दें, प्रश्नोत्तर संख्या 28 का अथवा चेचक या बड़ी माता यानी स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स क्या है। चलिए इसका जो है आंसर बिल्कुल आसान है। चेचक एक अत्यंत भयानक रोग है। यह रोग दिसंबर से मई जून तक फैलता है। यह रोग दिसंबर महीने से मई जून तक फैलता है। वर्षा काल में यह रोग समाप्त हो जाता है। अब इसका कारण क्या है, यह रोग एक विषाणु यानी वायरस द्वारा फैलता है। यह विषाणु रोगी के नाक, कंठ व रक्त में रहता है। रोगी के नाक, कंठ व रक्त में रहता है। यहाँ पर थोड़ा आप लोग ध्यान दें, थोड़ा सा डबल लिख गया है, मिसप्रिंट हुआ है। रोगी के खांसने व छींकने पर थूक के कणों द्वारा यह विष बाहर निकलता है तथा थूक के सूखने पर दूसरे व्यक्ति तक वायु द्वारा पहुंच जाता है। यह जो है रोग एक संक्रामक रोग है, यानी जो एक से दूसरे व्यक्ति तक आसानी से पहुंच सकता है। यह विषाणु धूल के कणों में मौजूद रहते हैं। संपर्क के द्वारा भी चेचक का रोग हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, रोग के लक्षण क्या हैं।
उद्भवन काल की समाप्ति पर प्रारंभ में तेज बुखार आएगा, सिर दर्द तथा पेट में दर्द होता है। छोटे बालकों में बुखार 104 डिग्री से 105 डिग्री ताप तक पहुंच सकता है। रोगी की आंखें लाल हो जाती हैं, वह सुस्त रहता है, ऐंठन तथा उदासीपन आने लगता है। यह स्थिति मूर्छा में परिवर्तित होकर मृत्यु तक भी हो सकती है। तो बहुत ही भयंकर रोग है चेचक रोग। तीसरे दिन ज्वर कुछ हल्का होता है तथा मुंह, बाह, टांगों पर लाल दाने दिखाई पड़ते हैं। दाने सबसे पहले चेहरे पर, फिर धीरे धीरे छाती पर, पीठ तथा शरीर के अन्य भागों में दिखाई देने लगते हैं। ये दाने पहले लाल मसूर के दाने की तरह दिखाई देते हैं, 1-2 दिन बाद फूल जाते हैं तथा उनके अंदर सफेद लस भर जाता है। यह लस 1 या 2 दिन में पीप का रूप धारण कर लेता है और इस समय ज्वर पुनः हो जाता है, यानी बुखार दोबारा आ जाता है तथा दानों के चारों ओर शरीर पर सूजन आ जाती है। तत्पश्चात दाने भी सूख कर गिरने लगते हैं। लगभग 14 दिन के पश्चात दानों पर पपड़ी आ जाती है और 21 दिन में पपड़ी सूख कर गिरने लगती है। जिस व्यक्ति को यह रोग एक बार लग जाता है उसे फिर दोबारा नहीं लगता। यदि होता भी है तो उसका प्रभाव हल्का होता है। अब रोग से बचने के उपाय क्या हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, इस रोग की कोई औषधि नहीं है। उत्तम पौष्टिक पर एवं हल्का भोजन, यानी उत्तम पौष्टिक और हल्का भोजन लेना है आपको। स्वच्छ रहन सहन बनाना है तथा पर्याप्त आराम से रोगी शीघ्र अच्छा हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न संख्या यहाँ पर 29 है। भोजन पकाने से पहले, पकाते समय और परोसते समय किस प्रकार की स्वच्छता रखनी चाहिए और क्यों? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसका उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? चलिए प्रश्नोत्तर संख्या 29 का उत्तर आप लोग ध्यान दें। इस तरह से लिखना है आप लोगों को। भोजन पकाने से पहले हमें देखना चाहिए कि जिस बर्तन में भोजन पकाया जाना है वह अच्छी तरह साफ है या नहीं। अगर किसी प्रकार की गंदगी उस बर्तन में लगी हुई हो तो अच्छी तरह साफ कर लेना चाहिए। भोजन पकाते समय यह ध्यान रखना जरूरी है कि भोजन आवश्यकता से अधिक ना गल जाए, क्योंकि भोजन के पकाते समय अगर अधिक गल जाता है तो उसके पोषक तत्व भी नष्ट हो जाते हैं। और इसी प्रकार भोजन परोसते समय हमारे साथ एवं बर्तन अच्छे, यानी हमारे हाथ होगा यहाँ पर, हमारे हाथ एवं बर्तन अच्छी तरह साफ होने चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्नोत्तर संख्या 29 का, अथवा सिलाई किट की क्या उपयोगिता है? इसमें रखी जाने वाली 5 वस्तुओं के नाम लिखिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसका उत्तर क्या होगा? प्रश्नोत्तर संख्या 29, अथवा इसका उत्तर आप लोग ध्यान दें। सिलाई किट की उपयोगिता क्या है? सिलाई किट बनाने से सिलाई कटाई के समस्त उपकरण एक साथ सुरक्षित हो जाते हैं, जिससे यह सामान्य रूप से गायब नहीं होते। इसीलिए सिलाई किट बनाया जाता है ताकि सिलाई कटाई के सामग्री को अच्छी तरह से सुरक्षित रखा जा सके तथा आवश्यकता पड़ने पर किसी भी उपकरण को तुरंत उपलब्ध किया जा सकता है। पहला यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, सिलाई किट में रखी जाने वाली सामग्री कौन कौन सी है? फीता, जिसे इंच टेप कहते हैं, कैंची, मिल्टन चौक, धागे, पिने आदि, ये सभी सिलाई किट में रखी जाने वाली चीजें हैं। प्रश्न अगला है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रश्नोत्तर आप लोग ध्यान दें। प्रश्न होगा अस्थिभंग किसे कहते हैं? इसके विभिन्न प्रकार लिखिए। तो अस्थिभंग क्या है, यानी हड्डी की टूट जो होती है वह कितने प्रकार की होती है, या हड्डी टूट किसे कहते हैं? तो प्रश्नोत्तर संख्या 30 का उत्तर आप लोग इस तरह से लिखिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, दुर्घटना या किसी संघर्ष में किसी हड्डी का 1 या 2 स्थान से टूट जाना हड्डी का टूटना या अस्थिभंग कहलाता है।
जब कोई दुर्घटना हो जाती है या किसी भी कारण से एक हड्डी टूट जाती है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है, उसे क्या कहते हैं? हड्डी का टूटना या अस्थिभंग। अस्थिभंग के प्रकार कौन कौन से हैं? तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, साधारण टूट। अस्थिभंग 3 प्रकार के होते हैं। पहला है साधारण टूट। इसके अंतर्गत क्या होगा? अस्थि टूटकर अपने स्थान पर रहती है, यानी टूट जाती है लेकिन अपने स्थान पर ही रहती है। मांसपेशियों पर बाहर से सूजन आ जाती है, मांसपेशियों के तंतुओं को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। दूसरा है विशेष अस्थिभंग, यानी दूसरे तरह का अस्थिभंग। इसमें अस्थि टूटकर उसका एक सिरा बाहर की ओर त्वचा फाड़कर आ जाता है और इस प्रकार के भंग में रक्त भी बहता है। तीसरा है पेचीदा अस्थिभंग। जब अस्थि टूटकर शरीर के किसी कोमल अंग में धंस जाती है तो उसे जटिल क्या कहते हैं? भंग कहते हैं। जैसे कि पसली टूटकर फेफड़ों या आमाशय को नुकसान पहुंचाती है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ पर है प्रश्न संख्या 30 का। अथवा रोगी को भोजन देते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? तो बिल्कुल आसान सा है इस प्रश्न का उत्तर मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्नोत्तर संख्या 30। अथवा कुछ रोग ऐसे होते हैं जिनकी अवस्था में व्यक्ति को सामान्य आहार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यदि रोगी सामान्य आहार को चबाने में असमर्थ होता है अथवा सामान्य आहार ग्रहण करते ही उसका जी मिचलाने लगता है तथा उल्टी हो जाती है, पाचन क्रिया के अस्त व्यस्त हो जाने की दशा में भी रोगी को सामान्य आहार नहीं दिया जा सकता। इन अवस्थाओं में व्यक्ति को आहार संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसे तरल आहार दिया जाता है। तरल आहार में ठोस या अर्ध ठोस खाद्य सामग्री को सम्मिलित नहीं किया जाता। तरल आहार में खाद्य सामग्री मुख्य रूप से तरल या द्रव्य अवस्था में होती है। तरल आहार रोगी सरलता से ग्रहण कर लेता है तथा इसका पाचन भी सरल होता है। रोगी की अवस्था के अनुसार आहार की तरलता को निर्धारित किया जाता है। कुछ अवस्थाओं में रोगी को पूर्ण तरल आहार ही दिया जाता है। पूर्ण तरल आहार के मुख्य उदाहरण हैं जैसे नींबू का पानी और मांस का पानी, जौ का पानी आदि। इनमें कुछ गाढ़े तरल आहार के उदाहरण हैं जैसे चाय, दूध, फलों का रस, बहुत पतली दाल तथा धुली हुई सब्जी का सूप। तो ये मेरे प्यारे बच्चों हो गया इस प्रश्न का उत्तर। चलिए प्रश्न संख्या 31 है मेरे प्यारे बच्चों। तापक्रम चार्ट बनाना क्यों आवश्यक है? तो बिल्कुल आसान सा होगा इस प्रश्न का उत्तर और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तापक्रम चार्ट बनाने से चिकित्सक को रोगी के रोग की स्थिति की समुचित जानकारी प्राप्त हो जाती है। चार्ट को देखकर ज्ञात हो जाता है कि रोगी का तापक्रम घटता बढ़ता है या स्थिर रहता है। इस जानकारी से रोग के विषय में महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए जा सकते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31 का। अथवा कृत्रिम श्वसन किसे कहते हैं? रोगी को कृत्रिम श्वसन कब और कितने प्रकार से दी जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए इसका उत्तर आप लोग अच्छे से समझ लें। प्रश्नोत्तर संख्या 31 का। अथवा आप लोग ध्यान दें, कृत्रिम श्वसन का अर्थ क्या है? किसी कारणवश यदि फेफड़ों में स्वच्छ एवं ताज़ा वायु का आना जाना कम हो जाए या बंद हो जाए तो दम घुटने की स्थिति आ जाती है या आ सकती है। ऐसे में शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आवश्यकता की पूर्ति न हो पाने के कारण व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। इस स्थिति में दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के फेफड़ों में किसी कृत्रिम विधि द्वारा स्वच्छ तथा ताजी ऑक्सीजन युक्त वायु को भरा जाना ही कृत्रिम श्वसन है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि किसी अन्य व्यक्ति के
प्रयासों द्वारा दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की श्वसन क्रिया को चलाना ही क्या है? कृत्रिम श्वसन क्रिया है। कृत्रिम श्वसन क्रिया में दूसरे व्यक्ति की मदद लेनी पड़ती है। कृत्रिम जो है श्वसन की क्रिया प्राथमिक उपचार करने वाले व्यक्ति अथवा चिकित्सक की इच्छा एवं प्रयासों पर निर्भर करती है। कभी कभी कृत्रिम श्वसन के अभाव में व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। कृत्रिम श्वसन की 3 विधियां हैं। पहली विधि है सिल्वेस्टर विधि, दूसरी है सेफर्स विधि, तीसरी है लाबोर्ड विधि। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दें। अगला प्रश्न यहाँ पर है दीर्घोत्तरी प्रश्न। निर्देश है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रश्न संख्या 32 से 34 तक दीर्घोत्तरीय हैं। प्रश्न संख्या 32 व 33 के विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के एक ही विकल्प का उत्तर लिखना है और प्रत्येक प्रश्न के उत्तर 100 शब्दों के अंतर्गत ही लिखना है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या यहाँ पर 32 जो कि इस प्रकार से है। स्पंज से आप क्या समझते हैं? स्पंज कराने की विधियों का वर्णन कीजिए। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है और 6 नंबर का प्रश्न है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अथवा में प्रश्न है पर्यावरण प्रदूषण का क्या तात्पर्य है? प्रदूषण के कारण जनजीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए। 4 नंबर यहाँ पर आपको बिल्कुल अच्छे से मिलेंगे और साथ में 2 नंबर और ऐड हो जाएंगे। इस तरह से कुल 6 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 33 है मेरे प्यारे बच्चों, भोजन को पकाकर खाना क्यों आवश्यक है? अथवा में प्रश्न है हेपेटाइटिस रोग के कारण, लक्षण एवं बचाव के उपाय लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है यहाँ पर श्वसन क्रिया क्यों आवश्यक है? फेफड़ों में रक्त की शुद्धिकरण की प्रक्रिया समझाइए। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग ध्यान दें, इसी तरह के प्रश्न आएंगे और इस तरह से मैंने सभी प्रश्नों का उत्तर बताया है आपको। अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से आप लोग तैयार कर लेना। साथ ही मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।